औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो भाई आज है 25 जुलाई, जुमरात का दिन है और मैं दोस्तों तकरीबन फजर से उठा हुआ हूँ और फजर की अजान जब हुई है तो मेरी आंख खुल गई और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज वगैरह पढ़ी फजर की। उसके बाद मैंने गर्मा गर्म चाय पी और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग बना लिया जाए। तो भाई सीन ये है कि आज है जुमरात और जुमरात को मैं फॉलो अप पे जाता हूँ। फॉलो अप आप लोगों को पता है मैं कहाँ जाता हूँ, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। फॉलो अप मेरा होता है मेरे रिहैबिलिटेशन सेंटर में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक रिकवरिंग एडिक्ट हूँ और मैंने इस हवाले से एक वीडियो बनाई थी आप लोगों को अवेयरनेस एजुकेट करने के लिए। तो पता नहीं आप लोगों ने वीडियो देखी है नहीं देखी तो आप लोग देख लीजिएगा, मेरे चैनल में पड़ी हुई है। तो भाई मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा रिकवरिंग एडिक्ट कौन होता है। रिकवरिंग एडिक्ट वो होता है जो कभी ड्रग्स करता है और उसने ड्रग्स छोड़ दी हो तो वो रिकवरिंग एडिक्ट कहलाता है। तो ये एक छोटा सा तारुफ है। तो मैं अपने रिहैबिलिटेशन सेंटर जाता हूँ, वहाँ पर स्टेक होल्डर सेशन होता है और किसी न किसी टॉपिक पर जो है वो लेक्चर दिया जाता है और तकरीबन ट्रीटमेंट के बाद मुझे तकरीबन 4 साल हो गए फॉलो अप करते हुए और मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। और तमाम मेरे साथ के लड़के जो मेरे साथ एडमिट थे उस वक्त रिहैबिलिटेशन में, वो सब माशाल्लाह जबरदस्त अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई जो है वो आउट ऑफ कंट्री चला गया है, कोई यहीं पाकिस्तान में अपना बड़ा अच्छा काम कर रहा है और रास्ते में रहते हैं तो बातचीत होती रहती है, पता चलता रहता है और सब माशाल्लाह सोबर लिविंग में है और जबरदस्त जिंदगी चल रही है सबकी। तो फॉलो अप करना यार बहुत जरूरी है। जैसे कोई भी डिजीज हो आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है फॉलो अप करने के लिए तो आप फॉलो अप करते हैं। जैसे आपको ब्लड प्रेशर का इशू हो, आपको कोई कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो, आपको कोई शुगर की रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर के मुताबिक जो है फॉलो अप करते हैं। तो इसी तरह एडिक्शन का जो डिजीज है ये भी एक बढ़ने वाली बीमारी है, डिजीज है, प्रोग्रेसिव है, फैटल है और प्राइमरी मैनेजेबल डिजीज है। तो इसके लिए जो है आपको फॉलो अप करना जरूरी होता है और आपके साइकोलॉजिस्ट, आपके थेरेपिस्ट आपको गाइड करते हैं कि आपको कब तक फॉलो अप करना है। तो मेरा फॉलो अभी तक चल रहा है। वीक में मैं एक दिन जाता हूँ जुमरात के दिन, जैसे कि आज मैं जाऊंगा। 1 घंटे का सेशन होता है तो उसमें काफी सीखने को मिलता है। जो नए लड़के एडमिट हैं वो भी होते हैं, उनकी फैमिलीज होती हैं, फॉलो अप के पेशेंट्स होते हैं जैसे कि मैं हूँ। किसी ना किसी एक टॉपिक के ऊपर बात की जाती है, अब वो चाहे लाइफ डिसिप्लिन हो, वैल्यू ऑफ टाइम हो, बेटरमेंट ऑफ लाइफ हो, एग्जीक्यूटिव स्किल्स हो, पेरेंटिंग के हवाले से बात हो, बच्चों के हवाले से बात हो, डेली रूटीन के हवाले से बात हो। तो आप लोग भी चेक कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। नदीम इकबाल साहब जो वहाँ के माशाल्लाह डायरेक्टर हैं सदाकत क्लिनिक के, उनका पेज है, फेसबुक पे भी उनका पेज है, यूट्यूब पर भी उनका चैनल है। आप अगर टाइप करेंगे नदीम इकबाल वीडियोज या फाउंडर जो है सदाकत क्लिनिक के डॉक्टर सदाकत अली विलिंग वेज आप टाइप करेंगे, उनके इदारे का नाम जो है, तो आपको बहुत सारी वीडियोज देखने को मिलेंगी। तो इंशाल्लाह आप जरूर ट्राई करिएगा। अच्छा ये बातें आप लोगों को बताने का मकसद क्या है? तो यार मुझे कोई शर्म नहीं है ये बात बताने में कि मैं एक रिकवरिंग एडिक्ट हूँ और ये बड़े करेज की बात है। मुझे मेरे साइकोलॉजिस्ट, मुझे मेरे थेरेपिस्ट वगैरह काफी इंकरेज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफी करेज की बात है कि मैं इसको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और आमतौर पर इसके ऊपर बात नहीं की जाती क्योंकि इसको एक डिजीज नहीं समझा जाता, इसको एक बीमारी नहीं समझा जाता। जैसे कि और दूसरी बीमारियां होती हैं, शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, उसी तरह नशे की बीमारी भी एक बीमारी है। इसको हमारे माशरे में किरदार की खराबी या बुरी आदत या इस तरह की कोई चीज समझा जाता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और इस चीज में से निकल आया हूँ और मुझे मेरे साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट भी काफी इंकरेज करते हैं कि मैं आप लोगों को भी गाइड कर सकूँ, आप लोगों को भी बता सकूँ। और लोग इस चीज के ऊपर बात नहीं करते, लेकिन ये भी हमारे माशरे की एक तल्ख हकीकत है कि मैं अगर इस चीज से बाहर निकल सकता हूँ, उसको छोड़ सकता हूँ। तो आप में से भी आपको कोई प्यारा, आपका दोस्त, आपका बेटा, आपका भाई अगर इस चीज में फंसा हुआ है, ड्रग एडिक्शन में है, तो मैं उसके लिए एक एग्जांपल हूँ कि मैं अगर कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और इस हवाले से मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी शख्स इस प्रॉब्लम में है तो उसका सिर्फ एक ही हल है और वो है ट्रीटमेंट, इलाज। जितना जल्दी हो सके अगर आपका कोई प्यारा, आपका कोई दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा अगर इस प्रॉब्लम में है तो जितनी जल्दी हो सके आप ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, उसका इलाज करवाएं और उसको एक अच्छी जिंदगी की तरफ लेकर आए। इस हवाले से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि विलिंग वेज जो है पाकिस्तान का एक जबरदस्त इदारा है जहाँ से मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया था। इसके फाउंडर जो है वो सदाकत अली है और तकरीबन 28 साल से वो इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं और पायनियर हैं इस काम में, ड्रग रिहैबिलिटेशन में। और माशाल्लाह वो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं इसके अंदर। और लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, कराची में उनके इदारे हैं विलिंग वेज के नाम से। तो अगर आप में से कोई भी ट्रीटमेंट लेना चाहे तो वहाँ राब्ता कर सकता है और ट्रीटमेंट ले सकता है। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव इलाज भी होता है, इसको हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। और भी कई इदारे हैं जो इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट, वो फैसिलिटीज, वो थेरेपीज, बिहेवियरल थेरेपीज और सारी चीजें, खाना पीना रहना विलिंग वेज प्रोवाइड करता है। विलिंग वेज जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। एक गुड न्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरे साथ के एक फेलो थे रिहैबिलिटेशन में 2020 में, फहद भाई, और ठीक होने के बाद उन्होंने इस शोबे को अपने पेशे के तौर पर इख्तियार किया और वो कराची में तकरीबन 3 रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं उनके और वो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं इस फील्ड में और काफी मुनासिब पैसों में वो इलाज कर रहे हैं। एक प्रॉमिस रिहैबिलिटेशन सेंटर है उनका, एक हिकमत रिकवरी के नाम से है। तो इनका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और काफी मुनासिब पैसों पे ये काम कर रहे हैं। तो आपका कोई प्यारा या आपका जानने वाला, आपका दोस्त, भाई, बेटा ट्रीटमेंट वगैरह करवाना चाहें तो वो वहाँ राब्ता कर सकते हैं।
अच्छा, पाकिस्तान में क्या है कि इसके ऊपर बात करना जो है ना बड़ा वो समझा जाता है। जैसे मैं आपसे ड्रग एडिक्शन के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो काफी लोग इस पे बात करने से कतराते हैं, डरते हैं कि यार कोई क्या समझेगा हमें, और अगर हम बात करेंगे इस हवाले से। तो आपने बहुत कम ऐसे किसी बंदे को देखा होगा जो यूट्यूब के ऊपर अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हो, आपको बता रहा हूँ कि वो ड्रग एडिक्शन में से कैसे निकला, कि उसने ड्रग एडिक्शन कैसे छोड़ी। तो मैं असल में आप लोगों को मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि ड्रग एडिक्शन हमारे माशरे में बहुत तेजी से फैल रही है, पनप रही है, और इसके ऊपर हमारा फोकस नहीं है। और जब बात हद से बढ़ जाती है और जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं, जिंदगी के पहलुओं में परेशानी पैदा होने लगती है, तब हम राब्ता करते हैं। तब भी हम उस बंदे को इलाज की तरफ लेके नहीं जाते और कहते हैं कि ये खुद ही छोड़ देगा और ये खुद ही कर लेगा और ये बस आदत है इसकी, और इस तरह की बातें करते हैं। तो मेरी अपने तौर पे कोशिश है कि यार हमारे माशरे में से इस बुराई का जितना खात्मा हो सकता है वो हो। बस खाना पूरी कर दी जाती है, टीवी पे भी एक आध ऐड चला दिया जाता है, से नो टू ड्रग्स और इस तरह की बात कर दी जाती है, लेकिन कोई हिकमत अमली के साथ इसके ऊपर काम नहीं हो रहा। तो भाई ये सीन है, ये थोड़ी सी बात करना चाह रहा था मैं आपसे इस टॉपिक पे। और कल जो है वो जुम्मा है, और जुम्मे को हमारे मुल्क में पीटीआई जो है उसने हड़ताल की कॉल दी हुई है। अब हमारे मुल्क में हर बंदा जो है वो थोड़ी बहुत सियासी समझबूझ तो रखता ही है। अभी जो मुल्क में सीन चल रहा है तो अजीब एक जंगज़दा माहौल हुआ है, हिजानी कैफियत मुल्क में हुई हुई है, और एक अजीब सा समा हुआ है मुल्क के अंदर। अब भाई पीटीआई जो है वो एहतजाज कर रही है जुम्मे के दिन। भाई मैं कोई सियासी तज्जियाकार या कोई उस तरह का मेरा तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन मेरी अपनी सियासी समझबूझ जो है तो उसके हवाले से मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि कल जो है वो पीटीआई ने हड़ताल की कॉल दी हुई है। उसमें उन्होंने 2-3 मुतालबे रखे हुए हैं कि भाई उनके जो लोग जेलों में डाले हुए हैं और इमरान खान इनको छोड़ो, इनको निकालो। दूसरा, महंगाई के हवाले से वो कह रहे हैं कि महंगाई जो टैक्सेस वगैरह जो लगाए इसको कम करो। और तीसरा ये कि उनकी जो मखसूस नशिस्तें थी, जो उनकी मखसूस सीटें थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उनको दी जाए वापस, और उसमें पीटीआई का हक है। उस फैसले के बाद से बातें हो रही हैं कि भाई ये गलत फैसला आया है और ये सही फैसला नहीं दिया कोर्ट ने। अब सीन अजीब ये है यार कि किसी को तो आप मानो कोई अथॉरिटी होती है यार, सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ी चीज, मतलब अजीब है। उन्होंने कहा है लेकिन हुकूमत नहीं मान रही, लोग कह रहे हैं अपना ये तो बोला नहीं था उन्होंने। वो कह रहे हैं कि भाई ये पीटीआई ने तो, ये पीटीआई का तो ये मसला ही नहीं था, पीटीआई ने तो सीटें मांगी ही नहीं, वो तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने केस किया था और ये वो फलां धमाका। तो भाई इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि वो सुप्रीम कोर्ट ने वो सीटें दे दी पीटीआई को, हुकूमत की हट गई उस पर। हुकूमत कह रही है कि भाई वो सीटें ये गलत फैसला है और हम इस फैसले को नहीं मानते और अला बला टला, और हम पीटीआई पे पाबंदी लगाएंगे। अब पीटीआई की आदत कह रही है कि हम पाबंदी को नहीं मानते, आप पीटीआई पे पाबंदी लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पीटीआई एक सियासी जमात है और वो सियासत करेगी अपनी। अब पीटीआई को ऐसे पेश करते हैं गवर्नमेंट वाले कि भाई ये बड़ी खतरनाक जमात है मुल्क के लिए और अच्छी जमात नहीं है, और उनके सरबराह जो है इमरान खान, उनको भी डाल दिया जेल में, वो भी जेल में, और इनसे बल्ला वल्ला भी ले लिया था, निशान वगैरह इनका। और भाई लोग सपोर्ट तो करते हैं, अब पार्टी तो है, सियासी पार्टी है। अब मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि भाई बड़ा सीन चल रहा है मुल्क के अंदर, लेकिन अपनी सियासी समझबूझ के हवाले से बंदा बात तो कर सकता है ना भाई। अब भाई सीन ये है कि कल पीटीआई जो एहतजाज कर रही है जुम्मे को, कल सूरत हाल देखते हैं भाई क्या हो। लेकिन साथ ही यार एक वाकया जो 9 मई को हुआ था इमरान खान की गिरफ्तारी में, तो उसको तो भाई कंडेम ही करना चाहिए। तो उसमें बड़ा गलत हुआ यार, मुल्क की तनसीबात के ऊपर हमला और सारी चीजें जो हुई वो, अब उसमें जो भी इन्वॉल्व था जो भी नहीं था वो बड़ा गलत हुआ यार। कैप्टन कर्नल शेर खान निशान हैदर है हमारे मुल्क के, उनकी यादगार पे एम आलम की उस पे जिन्ना हाउस और ये सारी चीजें जो हुई, तो ये नहीं होना चाहिए था, ये बड़ा अफसोसनाक था। और बड़े सानेहात से गुजरा हमारा मुल्क यार। और अभी भी हमारे जो लोग हैं, हमारे बड़े जो हैं, सियासी बड़े जो हैं, उनको अकल नहीं आ रही है कि भाई एक पेज पे बैठे दोस्ती कर लें आपस में, मुल्क के लिए सोचें, मुल्क को बहरानों से निकालें। अब आपस में लगे पड़े, वो उसकी टांगे खींच रहा है, वो उसकी कर रहा है। तो हम जब टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं, तो कोई इस तरह की कोई अच्छी न्यूज ही नहीं आ रही कि भाई कोई तामीरी काम हो रहा है, कोई सड़क बन रही है, कोई रोड बन रहा है, कोई यूनिवर्सिटी बन रही है, कोई किसी चीज में कीमतें कम हो गई हो, या मतलब इस तरह की कोई न्यूज तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करो। अदालत की खबरें आती रहती है, टीवी खोलो, न्यूज लगाओ आप, अदालत में ये हो गया, अदालत ने ये कर दिया। अबे भाई ये क्या चल रहा है भाई? हर आम शहरी जो है ना मुल्क का, वो तो देख रहा है घुटकी लगा के कि भाई ये क्या चल रहा है मुल्क के अंदर। सबको अपनी रोटी रोजी की फिक्र हुई हुई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, बिजली देख लो आप, गैस देख लो, रहना इतना मुश्किल हो गया, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है। मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, जॉब नहीं मिल रही है, और यूट्यूब पे मैंने चैनल भी इसलिए बनाया है कि भाई कुछ जॉब से नहीं होता तो यहाँ से मैं कोई लोगों को एजुकेट वगैरह करके या कुछ करके अपना कुछ हिसाब किताब कर लूँ, कुछ चैनल मोनिटाइज हो जाए, डॉलर वॉलर आ जाए हमारे पास भी, पैसा ही पैसा होगा। मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया यार मुकम्मल करवा दो तुम लोग यार। और वही बात है कि पाकिस्तान के यार ऐसे चैनल है वो मोनेटाइज हुए में चल रहे हैं। अब हम भी मेहनत कर रहे हैं यार, हमारा भी कोई ख्याल कर लो यार, सब्सक्राइब वगैरह कर लो भाई। इंशाल्लाह जब अल्लाह पाक करम करेंगे अपना, तो हमारा चैनल भी भाई मोनेटाइज हो जाएगा, सब चीजें हो जाएंगी, हम भी वीडियो बनाएंगे। फिर मेरी पहली इनकम यूट्यूब की। अप्लाई कर रहा हूँ जॉब के लिए, लेकिन जॉब साली होके नहीं दे रही है, कॉल भी नहीं आती इंटरव्यू कहीं से भाई। बुरा लगता है भाई, आप अंदर ही अंदर मुकमका हो जाता है, कहीं पोजीशन
नोटिफिकेशन निकलती भी है तो वहीं अंदर ही अंदर कहीं जुगाड़ उगाड़ हो जाता है, नौकरी पे लग जाते हैं लोग। तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मेरी फैमिली का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ऐसी फैमिली दी है, मेरे भाई हैं, मेरी अम्मी हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जो बेसिक बुनियादी जरूरतें हैं जिंदगी की, खाना पीना रहना, बेसिक फैसिलिटीज जो हैं वो जिंदगी की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जारी रखी हुई है, सब चीजें हो रही हैं। लेकिन होता है ना यार कि जब मैं रिहेबिलिटेशन में था तो मुझे पता चला है कि तीन तरह की आपकी लिविंग होती है। एक कंफर्टेबल लिविंग होती है, एक बैलेंस लिविंग होती है और उसके बाद फिर प्रोडक्टिव लिविंग होती है। कंफर्टेबल लिविंग में आप जो है वो, जैसे कि मैं कंफर्टेबल लिविंग में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एडिक्शन वगैरह से छोड़ने के बाद जो है मैं बिल्कुल सोबर जिंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे क्रेविंग नहीं हो रही, कोई मुझे तलब नहीं हो रही, कोई मैं जो है किसी कैरेक्टर डिफेक्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व नहीं हूँ। उसके बाद मैं बैलेंस लिविंग में भी आ गया हूँ, घर वालों के साथ अच्छा ताल्लुक हो गया है, मतलब एक अच्छी बैलेंस जिंदगी गुजार। उसके बाद एक आती है प्रोडक्टिव लिविंग। प्रोडक्टिव लिविंग ये होता है कि आप अपने लिए भी फायदेमंद होते हैं और माशरे के लिए भी फायदेमंद होते हैं। उसमें जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। मैं 30-31 साल का हूँ तो मुझे भी प्रोडक्टिव लिविंग में आने के लिए कोई जॉब वगैरह, कोई सोर्स ऑफ इनकम वगैरह होना चाहिए। मतलब आपको घर वालों को सपोर्ट करना है, आपको अपनी आगे की जिंदगी लेके चलनी है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी जो है वो भी बड़ी जरूरी है। इतना हो गया बंदा अपना अच्छे तरीके से रह ले, खा ले, पी ले। और अभी एक रिपोर्ट आई है उसमें कहा है कि भाई पाकिस्तान में 35,000 रुपए जो है ना वो मिनिमम सैलरी चल रही है। आवाम की जो मिनिमम सैलरी है ना, जिसने सर्वे किया है उसमें बताया कि भाई मिनिमम सैलरी जो है पाकिस्तान में बंदे की, एम्प्लॉय की, वो 35,000 रुपए। अब आप अंदाजा लगाओ, 35,000 भी छोड़ो, आप जो गार्ड वार्ड और इस तरह के लोग हैं बेचारे, सिक्योरिटी गार्ड और मजदूर टाइप, इनको आप यकीन करो 15,000 20,000 रुपए पे तनख्वाह रहे हैं। आप इमेजिन करो कि MBA लड़के जो है ना उनको भी 15,000 20,000 रुपए दे रहे हैं यहाँ पे कंपनी वाले। जॉब के लिए जाओ, अब वो बोलते हैं करना करो, नहीं करना। अब बंदा जो, जैसे हर किसी की फैमिली तो ऐसी सपोर्टिव नहीं है ना यार कि जैसी मेरी है। कोई बंदा है, पेट तो लगा हुआ है, काम तो करना है, पैसे तो कमाने, खाना तो रोज खाना है, तो वो कर लेते हैं नौकरी। 15-15 20,000 रुपए पे लोग काम कर रहे हैं। आप तसव्वुर करें, मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे। अब 35,000 रुपए मिनिमम सैलरी भी है, वो भी नहीं दे रहे। और जो अगर कोई दे भी रहा है तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि 35,000 रुपए में बंदा कैसे सर्वाइव करेगा। 10-15,000 रुपए तो उसकी बाइक भी जाएगी, अगर वो बाइक पे भी कहीं आ रहा जा रहा है, चलो बाइक नहीं बस पे जा रहा है, बस पे भी जा रहा है तो 6-7 हजार जो बस के किराए वगैरह हुए हैं, 6-7 हजार 8 हजार रुपए तो लगा लो आप। अगर वो बाइक पे जा रहा है तो बाइक पे तकरीबन 10 से 15 हजार रुपए या 10-12 हजार रुपए उसके बाइक की आप एक्सपेंस और उसकी मेंटेनेंस वगैरह के रख लो। उसके बाद उसको बचेगा क्या यार? खाना पीना, उसकी यूटिलिटीज, उसकी चीजें वो कैसे मैनेज करेगा? तो ये चीज हमारे हुक्मरान हैं, हमारे सोचे भाई। तो मैं एक आम नौजवान की तर्जुमानी कर रहा हूँ कि हमारे लोगों की क्या हालत हुई है। और एक मजे की बात और मैं आपको बताऊं कि सैलरी तबका जो है वो सबसे ज्यादा टैक्स भी दे रहा है। 300-350 और पता नहीं 400 अरब रुपए टैक्स जो है वो अपने सैलरीड क्लास से निकाले हैं। और जिनकी बड़ी बड़ी जमीनें हैं, जागीर है, वो आपको टैक्स ही नहीं दे रहे। भाई ये कौन कहाँ होता है, कौन से मुल्क में होता है, ये तो समझ से बाहर है भाई। IPPs का भी सीन चल रहा है मुल्क में कि बिजली का जो सीन है कि 200 यूनिट है तो आपका 4,000 बिल है, 200 से 1 यूनिट भी ऊपर हुआ, 201 हुआ, 202 हुआ तो आपका 8,000 रुपए बिल है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? आपने क्या एग्रीमेंट किए हैं? अंधेर नगरी चौपट राज हुआ है भाई। तो मेरा मकसद किसी के ऊपर भाई तनकीद करना नहीं है और मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा है कि, लेकिन आप शिकायत कर सकते हो। तनकीद और शिकायत में बड़ा फर्क है। तनकीद जो है वो नेगेटिव होती है, लेकिन शिकायत करना जो पॉजिटिव होती है ताकि हम अपनी चीज को जो है बेहतर बनाए। जैसे अगर कोई फैमिली है, उसका कोई मेंबर है, अगर वो कोई परेशानी देखेगा, कोई सरबरा या कोई बच्चा अपने बड़ों के अंदर या बड़ों या कोई बड़ा अपने बच्चे के अंदर कोई परेशानी देगा तो वो उसकी शिकायत ही करेगा ना कि भाई यार ये चीज सही नहीं है, इसको सही कर लो। तो हमें मिला है क्या है यार? 4 चीजें, सिर्फ 4 चीजें अगर आप बेहतर कर लो ना तो हमारा मुल्क जो है ना वो तरक्की के रास्ते पे चला जाएगा, तरक्की हो जाएगी मुल्क की। पहली चीज जो बुनियादी चीज है वो आपकी हेल्थ, दूसरा आपकी एजुकेशन, तीसरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा आपका जॉब। ये 4 चीजें अगर आप हर शहरी को प्रोवाइड कर दो ना तो किसी को कोई शिकायत ही नहीं हो। हमें क्या मिला है? हमने शनाख्ती कार्ड मिला है, वो भी हमने पैसे देकर अब शनाख्ती कार्ड बनवाया है। मतलब मुल्क की शनाख्त जो है वो भी फ्री नहीं है। मुल्क की शनाख्त लेने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। लाइसेंस बनवाना है आपको, कोई भी चीज बनवानी है आपको पैसे देने। तो कम से कम शनाख्ती कार्ड यार फ्री होना चाहिए। शनाख्ती कार्ड बनाने के पैसे नहीं लिए जाए कौन से मुल्क के हमारा, हम यहाँ पैदा हो रहे हैं तो कम से कम शनाख्त तो फ्री होनी चाहिए। बाकी आप हेल्थ, एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटी, इन सब चीजों पे अगर काम हो जाए तो हमारा मुल्क माशाल्लाह तरक्की करिए। तो बस यार ये छोटा सा व्लॉग था यार, व्लॉग काफी लंबा हो रहा है। तो बस भाई ये बातें थी यार। अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कोई एजुकेशनल व्लॉग बनाऊंगा आप लोगों के लिए। मेरे जहन में बहुत सारी एजुकेशनल चीजें जो मैंने सीखी हैं, जैसे कि 7 हैबिट्स हैं, केमिकल एडिक्शन, नॉन केमिकल एडिक्शन और क्रेविंग कैसे मैनेज करनी है, और बहुत सारी चीजें मुझे इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करनी है। मैं एक एक करके इंशाल्लाह इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस वगैरह बनाऊंगा। तो मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत सीखने को मिलेगा। अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी फ्यूचर की वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो बस मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।